हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवी स्टडी जंक्शन में। तो आज है हमारे उत्तराखंड सीरीज का डे 3। तो कल हमने वीडियो में देखा था कि जो उत्तराखंड का प्राचीन ऐतिहासिक विभाजन है उसमें हम 3 देखे थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और उसमें हमने पढ़ा था लखू उद्यान के बारे में, गोरखिया गुफा के बारे में, किमनी गांव, मलारी गांव के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ और, जहाँ से हमें सिला ले कि हम कहेंगे कि उस टाइम के जो निर्माण या उसी समय प्राप्त हुए थे, तो उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे लुएथाप। लुएथाप अल्मोड़ा जिले में है। यहाँ से लुएथाप जो पड़ता है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अल्मोड़ा जिले से यहाँ लाल रंग के चित्रित 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं। तो लाल रंग के जो 3 चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं ये लुएथाप से प्राप्त हुए हैं। और लुएथाप का अर्थ होता है रक्त चित्र। तो ये जो लुएथाप है इसका अर्थ होता है रक्त चित्र। और यहाँ से जो है इसमें जो रंग का प्रयोग होता है, क्योंकि रक्त है तो हम सीधे से आइडिया ही लगा सकते हैं कि जो रक्त का रंग है लाल है। तो लाल रंग में चित्रित कितने शैलाश्रय मिले हैं? 3 शैलाश्रय हमें यहाँ से मिले हैं। लुएथाप के शैलचित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया। तो ये कई बार पूछा गया है कि हमें कहाँ के शैलचित्र में ये मिला है कि मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये हमें लुएथाप अल्मोड़ा से जो शैलचित्र मिले हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है। अब बात करेंगे आगे पेटसाल और फड़का-नौली। जैसे इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी कि जो पेटसाल और फड़का-नौली है ये भी अल्मोड़ा से ही प्राप्त हुए हैं और इनकी खोज भी यशोधर मठपाल ने ही की है। तो फड़का-नौली की खोज यशोधर मठपाल ने 1985 में की। और साथ ही अल्मोड़ा के जो फड़का-नौली से है वहाँ से 3 शैलाश्रय मिले हैं। और पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल ने की। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, फड़का-नौली की खोज तो की 1985 में, और जो पेटसाल है पेटसाल की खोज की 1989 में। तो फड़का-नौली की खोज होगी 1985 में और पेटसाल की खोज होगी 1989 में। और खोज किसने की है? यशोधर मठपाल ने ही की है। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये दोनों सुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कत्थई रंग की मानव आकृतियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई है अल्मोड़ा के पेटसाल से। तो अब हम आगे देखेंगे फलसीमा, और ये स्थान भी है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कपमार्क्स बने हुए हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें हुए हैं फलसीमा अल्मोड़ा से। और दूसरा, जो फलसीमा में 2 चट्टानें हैं और इन 2 चट्टानों पर हमें 2 कपमार्क्स भी मिले हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में ताम्र उपकरणों की। तो 1986 में उत्तराखंड अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। तो जो पहला ताम्र उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो अल्मोड़ा से ही प्राप्त हुआ है। साथ ही 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से। और ये कब मिले हमें? 1989 में, और वर्तमान में रखे गए हैं अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में, इन्हें वर्तमान में रखा गया है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ एवं बहदराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों से भी हुई है। जैसे कि हमने अभी देखा भी कि जो बनकोट पिथौरागढ़ है वहाँ से हमें 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है जिसके बिठूर, बिसौली एवं फतेहगढ़ आदि स्थानों से ताम्र उपकरण मिले हैं। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलावट व उत्तरखंड कहा गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पुराणों में है उसमें केदारखंड और मानसखंड, जो केदारखंड है वो गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में, और जो मानसखंड है वो कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। और साथ ही और इन दोनों के जो संयुक्त प्रदेश है उसे कहा गया है, और इसके संयुक्त प्रदेश को कहा गया है ब्रह्मपुर या खसदेश।
खसदेस इलावतियाँ उत्तराखंड में कहा गया है। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये कई बार पूछ दिया गया है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे, जिसमें थे पुरु, त्रिशु, अनु, यदु और त्रिवसु, जिसमें से वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रिशु जन का शासन था। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो रघुवंश महाकाव्य है कालिदास का, उसमें हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। रामायण काल में लक्ष्मण के पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। यहीं से हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। तो अभी तक का हमने जो देखा ये था ऐतिहासिक काल के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने यहाँ पे जो ताम्रोपकरण है या यहाँ पे जो शिलालेख है, वो जो शिलाश्रय मिले हैं उनके बारे में जो पढ़ा, वो सब कुछ आता है प्रागैतिहासिक काल में। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। इस समय हमें इस तरह की जो ताम्रोपकरण मिलते हैं या शिलाश्रय मिलते हैं, उसी से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत जो है पौराणिक ग्रंथ हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो उत्तराखंड के बारे में जो हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया है। इसको हमें ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और हिमवंत शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है बौद्ध साहित्य में। उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि दक्षिण कुरु मेरठ हस्तिनापुर के लिए हुआ है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन भी मिलता है। और जो 5 हिमालयी खंड हैं वो है नेपाल, दूसरा है केदारखंड, तीसरा है मानसखंड, चौथा है कश्मीर और पांचवा है जालंधर। तो ये 5 हैं, उसमें पहला है नेपाल, दूसरा है केदारखंड जो गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया गया है, और तीसरा है मानसखंड जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है, और चौथा है कश्मीर एंड पांचवा है जालंधर। और जो पुलिंद राजा थे सुबाहु, उनकी राजधानी थी श्रीनगर। केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र, माया क्षेत्र और गंगाद्वार हरिद्वार के लिए प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है, जबकि नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का क्षेत्र है उसे मानसखंड जो कुमाऊं के लिए प्रयोग होता है, और स्कंद पुराण में जो माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र है उसे केदारखंड जो गढ़वाल के लिए प्रयोग होता है। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदारखंड है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन 200 मील व चौड़ाई 30 योजन 100 मील बताई गई है। केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि केदारखंड और मानसखंड एक दूसरे से किस पर्वत के द्वारा या किस श्रेणी के द्वारा विभाजित होते हैं? तो ये बधान श्रेणी या नंदा देवी पर्वत के द्वारा ये एक दूसरे से जो केदारखंड और मानसखंड है वो अलग होते हैं। केदारखंड गंगाद्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी से बौद्धाचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से किया था। तो उनका कहना था कि जो हरिदत्त भट्ट थे उन्होंने कहा कि जो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति है, जो इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, तो उससे ही गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट कर दिया था। तो अब हम इसमें देखेंगे ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के माणा गांव में प्रलय के बाद सप्त के ताम्रोपकरण प्राप्त हुए ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति के उपकरणों को स्कंदित कुठार मानते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी में
मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ था? तो वो था अलकापुरी में। बनकोट व बहदाबाद ताम्र उपकरणों पर पुरातत्वविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति गढ़वाल कुमाऊं अवस्थित पोखरी, घनपुर, डोगरी, अस्कोट आदि खानों से हुई और यहाँ की आगरी जाति प्राचीन काल से खनन कार्य से जुड़ी है। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं। तो यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं बद्रीनाथ के पास में? 5 गुफाएं, जिसमें पहला है गणेश गुफा, दूसरा है नारद, तीसरा है मुचकुंद, चौथा है व्यास और पांचवा है स्कंद गुफा। टिहरी हिमालय के हिमयान पट्टी स्थित विष्णु पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है और वशिष्ठ आश्रम है, ये कहाँ पर है? तो टिहरी गढ़वाल में है। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस पर्वत पर है, तो ये है विष्णु पर्वत पर। तीर्थप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। तो जो महाभारत का वन पर्व है उसमें केदारनाथ के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जो है भृंगतुंग। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व या आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व में पुलिंदों की जानकारी मिलती है। राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ में रीस की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। कई बार ये पूछा जाता है कि राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो राजा विराट की राजधानी थी जौनसार के विराटगढ़ में। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहु पूर्व व श्री क्षेत्र कहा गया। तो जो महाभारत में जो श्रीनगर के नाम प्रयुक्त किया गया है वो है सुबाहु पूर्व श्री क्षेत्र। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगाधार में हुआ था। महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में सुबाहु और मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ये दोनों विद्यापीठ अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उसी नगर भी मिलता है और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उधर जाने का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। प्राचीन विद्यापीठ कर्णाश्रम। कर्णाश्रम पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्थित है। तो जो कर्णाश्रम है ये है हमारे पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्थित है। यहाँ पे दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध रहा है और ये मालिनी नदी के तट पर है। इससे भी नोट कर ले रहे हैं कि ये जो कर्णाश्रम है ये मालिनी नदी के तट पर है पौड़ी गढ़वाल में। जो शकुंतला थी वो गुरु विश्वामित्र अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। और ये जो कर्णाश्रम है ये है तो मालिनी नदी के तट पर और ये दो पर्वतों के बीच है, हेमकूट और मणिकूट पर्वत के बीच में। तो ये जो कर्णाश्रम है वो भी हमें ध्यान रखना है कि ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है और साथ ही ये मालिनी नदी के तट पर है। तो ये दो पॉइंट सब लोग नोट कर लेना। कर्णाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कर्णाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की। जैसे कि मैंने बताया ये मालिनी नदी के तट पर है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे है कि ये जो कर्णाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर है। कर्णाश्रम का वर्तमान में नाम परिवर्तन हो गया और वर्तमान में इसका नाम है चौकी घाट या वहीं पे चौका घाट भी दिया होता है। और कर्णाश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। कर्णाश्रम या चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला भी लगता है। तो अगर ये पूछा जाता है कि कर्णाश्रम में किस अवसर पर मेला लगता है तो यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। तो इस वीडियो में हमने ऐतिहासिक काल के विभाजन को कंप्लीट किया। तो आपने देखा इसमें हमने रेखा, बेटसाल, फड़का लॉली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और उसके बाद आगे चलकर
कि उत्तराखंड को के जो विद्यापीठ थे उनके बारे में भी पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्विजेज मिलेंगी और साथ ही आपको वहाँ पे PDF भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। थैंक यू।